हेलो एंड वेलकम बैक टू साइंस फिजिक्स। तो भाई आज की वीडियो में ना हम लोग एक ऐसे एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं जिसको क्लियर करके आप इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसे IITs, NITs, IIITs, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। अब अगर ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो जाहिर सी बात है कि आपकी 10th के या 12th के बेसिस पे तो आपको एडमिशन मिलेगा नहीं कि भैया मेरे 12th में 90% आए हैं या 95% आए हैं तो मुझे एडमिशन दे दो, तो ऐसा तो होगा नहीं। उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। और उस एंट्रेंस एग्जाम में जो आपकी रैंक आती है उस रैंक के बिहाफ पे आपको कॉलेजेस मिलते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी एग्जाम के ऊपर बात करेंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और अगले 10 से 15 मिनट इत्मीनान से बैठ जाइए, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आज की वीडियो में ना हम 5 टॉपिक्स को कवर कर रहे होंगे। कौन कौन से वो 5 टॉपिक्स हैं? पहला तो है मेरा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा है मेरा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कि एग्जाम कैसे होता है, ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, कहाँ पे होता है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तीसरा है मेरा डेट्स, एग्जाम होते कब है, ठीक है ना, साल के कौन से महीने में होते हैं, कितने बार होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। टाइमिंग्स क्या रहती है एग्जाम की, उसके बारे में बात करेंगे। चौथा है मेरा एलिजिबिलिटी, इस एग्जाम को देने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, 11th के बच्चे एलिजिबल हैं या नहीं हैं, या 12th के बच्चे एलिजिबल है या नहीं है, या उसके अलावा भी कोई और एलिजिबल है या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। पांचवा है मेरा कॉलेजेस, कि इस एग्जाम को क्लियर करके आपको कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, कौन कौन से कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। तो इन 5 टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे, ठीक है। अब इस एग्जाम का नाम है जेई। क्या नाम है एग्जाम का? JEE, मतलब जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। ये एग्जाम का नाम है जेई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब इस एग्जाम के ना 2 लेवल्स होते हैं, 2 लेवल्स। कौन कौन से 2 लेवल्स? लेवल 1 और लेवल 2, ठीक है। लेवल 1 का नाम है जेई मेंस, ठीक है। और लेवल 2 का नाम है जेई एडवांस, ठीक है, जेई एडवांस। अब ये 2 लेवल्स क्या होते हैं, सबके बारे में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, आज की ही वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। बस आप वीडियो में बने रहिए। तो पहले बात करते हैं जेई मेंस के एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब जेई मेंस में ना मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स के पेपर आते हैं। सब्जेक्ट्स मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स के पेपर आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मतलब एक एग्जाम होगा, एक एग्जाम के अंदर 3 अलग अलग सेक्शंस बने हुए होंगे। उस तीनों सेक्शंस उस 3 सेक्शंस में हर सेक्शन अलग अलग पेपर का होगा। एक सेक्शन फिजिक्स का होगा, एक सेक्शन केमिस्ट्री का होगा, एक सेक्शन मैथ्स का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि ये सिलेबस क्या रहता है इसका। सिलेबस रहता है कंप्लीट 11th एंड 12th। मतलब 11th और 12th के जो NCERT के टेक्स्ट बुक्स हैं, उन टेक्स्ट बुक्स में जितने भी चैप्टर्स मेंशन्ड हैं वो हर एक चैप्टर्स आपके जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। 11th प्लस 12th, सिर्फ 11th नहीं या सिर्फ 12th नहीं, 11th एंड 12th के कंप्लीट चैप्टर्स जो NCERT में मेंशन्ड हैं वही चैप्टर्स ही जेईई मेंस का सिलेबस रहता है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन पैटर्न के बारे में। क्वेश्चन पैटर्न, कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, पैटर्न क्या आता है उसका, ठीक है। तो क्वेश्चन पैटर्न में पास 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं जेईई मेंस में।
दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से दो तरह के? एक तो है मेरा MCQs बेस्ड, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा है मेरा इंटीजर बेस्ड, इंटीजर बेस्ड, ठीक है। अब जैसे मेरे पास 3 सेक्शंस हैं एग्जाम में मेरे पास 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। अब पहले फिजिक्स को उठाते हैं। फिजिक्स में मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक ये MCQs रहते हैं, ये पूरे MCQs रहते हैं। मतलब आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। अब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद जो आंसर आपका आ रहा होगा वो ऑप्शन देख करके आपको मार्क करना है। या फिर अगर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको जो उसका आंसर लग रहा है वो आंसर आपको मार्क करना है, चॉइस में फिल करना है, ठीक है। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक होता है वो मेरा इंटीजर बेस्ड होता है, इंटीजर बेस्ड। ये इंटीजर बेस्ड क्या हुआ? मतलब इसमें भी आपको आप इससे 21 से 25 के सेक्शन में आओगे ना, मान लीजिए फिजिक्स में हम फिजिक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो इस सेक्शन में जब आप आओगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा और क्या आ रहा होगा, एक वर्चुअल कीबोर्ड फ्लैश कर रहा होगा ऐसे, ठीक है, एक वर्चुअल कीबोर्ड जो है ऐसे फ्लैश कर रहा होगा 0 0 1 2 3 4 सॉरी 0 नीचे में रहता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये एक वर्चुअल कीबोर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा होगा सिर्फ इसी सेक्शन में, ठीक है। तो जैसे आप इस सेक्शन में जाओगे आपके स्क्रीन पे के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा और ऐसा एक वर्चुअल कीबोर्ड आ रहा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा होगा वो एक इंटीजर आ रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपने सॉल्व करा, आपका आंसर आया मान लीजिए 7 या 6 या 10, ऐसे एग्जैक्ट इंटीजर आया, तो आपको यहाँ से अपने माउस से सिलेक्ट करना है। 7 आया तो 7 सिलेक्ट करेंगे, 6 आया तो 6 सिलेक्ट करेंगे और अगर 10 आया तो 1 और 0 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। या तो ये होगा या तो कभी आपका आंसर ये आएगा, मान लीजिए 7.84 आया आपका आंसर, या मान लीजिए 3.21 आपका आंसर आया, तो इसको आपको क्या करना है, राउंड फिगर करना है, ठीक है। इसको राउंड फिगर क्या होगा, इसका 8 होगा, इसका क्या होगा 3 होगा। तो ऐसे आपको राउंड फिगर करके इंटीजर में आंसर देना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पैटर्न रहता है। इसी तरह से सेम केमिस्ट्री में भी सेम होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में भी सेम होगा और मैथ्स में भी सेम होगा, ऐसा ही। मतलब 20 क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में आपके MCQ आ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में भी 20 क्वेश्चन MCQ होगा और मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन MCQ होगा और 5 क्वेश्चन हर एक सेक्शन में इंटीजर बेस्ड होंगे, ठीक है। अब इसमें जो है आपका हर क्वेश्चन कंपलसरी होता है। कंपलसरी मतलब जैसे मान लीजिए आपने 9th में या 10th में ऐसा क्वेश्चन किया होगा कि अटेम्प्ट any 5 of these, ठीक है, और बगल में लिखा हुआ होगा 5 × 2 = 10 और नीचे आपके 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब इन 7 क्वेश्चन में आपको किन्हीं 5 को अटेम्प्ट करना है जो आपको आता है, उसके बाद उन्हीं 5 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे। मतलब हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 5 क्वेश्चन के आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 7 के 7 अटेम्प्ट कर दोगे तो आपको 7 × 2 40 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको मिलेगा 5 क्वेश्चन का मार्क्स, 5 × 2 10। तो इसमें से आपको चॉइस है, इस 7 में से हम कोई 5 कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जैसे एक सेक्शन में आपके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 25 में आपको किसी 20 क्वेश्चन को करना है जो आपको आते हैं और 20 में से फिर 20 क्वेश्चन के मार्किंग आपको होंगे, ऐसा नहीं करना है। 25 के 25 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, 25 के 25 क्वेश्चंस के मार्क्स ऐड होते हैं, ठीक है। मतलब 25 × 3 75 क्वेश्चंस। तो टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए 25 एक सेक्शन में, मेरे पास 3 सेक्शन है तो कितना हो गया 75 क्वेश्चन, ठीक है। और ये 75 के 75 क्वेश्चन का मार्क्स ऐड होता है, ठीक है। अच्छा,
ये तो हो गया। अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में कि मार्किंग स्कीम क्या रहता है। ठीक है, कहाँ लिख दें, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको फिर मिटाते हैं। अब अगर मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें, मार्किंग स्कीम ये क्या होता है? इसमें होता है आपको, मार्किंग स्कीम क्या होता है कि एक सही क्वेश्चन के लिए फॉर वन करेक्ट आंसर, एक सही आंसर के लिए, मतलब किसी क्वेश्चन का आपने सही आंसर दिया, कोई क्वेश्चन का आपने ऑप्शन मार्क करा और वो सही है तो उसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, अगर आपने वो क्वेश्चन छोड़ दिया कि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है तो उसके आपको 0 मार्क्स मिलते हैं, मतलब कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर आपने फॉर रॉन्ग आंसर, और अगर किसी क्वेश्चन का आपने आंसर करा और वो आंसर गलत है तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 1 मार्क्स कट दिया जाएगा सही क्वेश्चन में। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपने फिजिक्स के अंदर 20 क्वेश्चन करा। ठीक है, फिजिक्स में मान लीजिए आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, जिसमें कि आपका 2 क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, रॉन्ग हो गया, तो आपके मार्क्स कितने बनेंगे? 2 क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो मतलब 18 क्वेश्चन में सही है, 20 मैंने अटेम्प्ट करे और 5 क्वेश्चन छोड़ दिया, कोई भी 5 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, तो 18 आपका 18 क्वेश्चन आपके सही है, उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन का। तो 18 इंटू 4 कितना हो गया? 72 मार्क्स। ठीक है, 72 मार्क्स हो गया। और 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन जो गलत हुए हैं तो ये हो गया फॉर राइट आंसर। ठीक है, और जो 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं तो एक क्वेश्चन गलत होने का 1 मार्क्स कटता है, तो 2 क्वेश्चन गलत हुए तो कितना मार्क्स कटेगा? 2 मार्क्स कटेगा। तो 2 इंटू -1 कितना हो गया? -2 फॉर रॉन्ग आंसर। ठीक है, जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उसके 2 मार्क्स कट गए, तो टोटल कितना बना आपका? टोटल कितना बना? 72 थे, उसमें 2 मार्क्स कट गए तो आपके 70 बने टोटल। मतलब फिजिक्स में जैसे आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, इसमें 2 क्वेश्चन गलत है आपका, तो आपके टोटल 70 मार्क्स बने। ऐसे इसका मार्किंग स्कीम रहता है। ठीक है, अब जैसे आपके हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन हैं, तो एक सेक्शन का टोटल मार्क्स कितना होगा? जैसे मान लीजिए फिजिक्स के बारे में बात करते हैं, तो फिजिक्स में मेरे पास टोटल मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का पेपर है, तो फिजिक्स में मेरे कितने क्वेश्चन है? 25 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स है? 4 मार्क्स। तो 25 इंटू 4 कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, मतलब एक पेपर आपका 100 मार्क्स का है। तो उसी तरह से केमिस्ट्री में भी 25 क्वेश्चन है, तो केमिस्ट्री में भी 100 मार्क्स का हो गया पेपर, और मैथ्स में भी 25 क्वेश्चन है, तो मैथ्स में भी 100 मार्क्स का हो गया मेरा पेपर। और मैक्सिमम मार्क्स फिर कितना हो जाएगा? मैक्सिमम मार्क्स हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 100। ठीक है, 300। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा था कि 25 के 25 क्वेश्चन कंपलसरी है, इसके मार्क्स ऐड होते हैं, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपके पास। 25 में से मैं 20 क्वेश्चन कर लेता हूँ या 22 क्वेश्चन कर लेता हूँ, नहीं, 25 के 25 क्वेश्चन के मार्क्स ऐड होते हैं। अगर आप छोड़ोगे तो वो मार्क्स आपका कटेगा, अगर आप गलत सॉल्व करोगे तो वो मार्क्स आपका सही क्वेश्चन में से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा टोटल मार्क्स रहता है। अरे, और इसके लिए आपको टाइम कितना मिलता है? टाइम मिलता है मैक्सिमम टाइम मिलता है आपको 3 घंटे का, 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे का पेपर आता है। 3 घंटे के पेपर में 3 सेक्शंस रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें कि 20 क्वेश्चन एमसीक्यू रहते हैं और 5 क्वेश्चन इंडिया बेस्ड रहते हैं। ठीक है, और पूरे पेपर में आपको टाइम कितना मिलता है? 3 घंटे का, 300 मार्क्स। अब मेरे पास मैक्सिमम 3 घंटे का समय है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस 3 घंटे को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे किसी का मान लीजिए केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा? केमिस्ट्री को कम से कम टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, और केमिस्ट्री कम टाइम में कंप्लीट हो भी जाता है। क्यों?
क्योंकि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि उनके क्वेश्चन काफी लेंदी नहीं होते हैं, उनके क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं जो कि कम टाइम में मेरा कंप्लीट हो जाता है, तो वहां से मेरा टाइम बच जाता है। और वो जो टाइम बचा वो हम कहाँ लगाते हैं, वो मैथ्स में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स का जो पेपर बनता है ना वो जनरली लेंदी टाइप का बनता है, मतलब एक क्वेश्चन को करने में आपको टाइम ज्यादा लगता है, तो इसीलिए हम कहीं से टाइम निकालेंगे तब तो कहीं पे दे पाएंगे ना। तो कहाँ से टाइम निकालेंगे? जो सब्जेक्ट का पेपर इजी आ रहा है या फिर जिनके क्वेश्चंस जल्दी बन पा रहे हैं वहां से हम टाइम निकालते हैं। और दूसरे सब्जेक्ट जो मेरे लिए टफ है, जनरली लोगों को मैथ्स टफ लगता है और है भी मैथ्स टफ, ठीक है, ऐसा नहीं है, मैथ्स टफ है भी और वो लेंदी पेपर बनाता है जेईई मेंस मैथ्स का, तो हम कहीं से टाइम निकालेंगे और मैथ्स को देंगे। तो मैथ्स में आप अगर 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट देते हो ना, तब जाके आपका कहीं मैथ्स का पेपर कंप्लीट हो पाता है, नहीं तो फिर मैथ्स का पेपर आपका कंप्लीट हो नहीं पाएगा, ठीक है, अगर आप कम टाइम दोगे मैथ्स में। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से सब्जेक्ट में से टाइम निकाल करके कहाँ पर दे रहे हो, ये कंप्लीट आपके ऊपर है। वो जो आप तैयारी करोगे इसका तो आपको समझ में आएगा कि मेरे लिए कौन सा सब्जेक्ट ईजी आ रहा है, कौन सा टफ आ रहा है, तो वो अपने हिसाब से आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये थी पूरी राम कहानी जेईई मेंस के ऊपर। अब हम लोग जेईई एडवांस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जेईई एडवांस के बारे में, ठीक है। तो जेईई एडवांस का जो पेपर बनता है ना, इसका जो पेपर बनता है सेट बाय आईआईटीज, ठीक है, मतलब भारत में जितने आईआईटीज हैं उन आईआईटीज के द्वारा जेईई एडवांस का पेपर बनाया जाता है। अच्छा, मेंस कौन बनाता है पेपर? मेंस का पेपर कौन बनाता है? मेंस का पेपर बनाता है एनटीए। ये एनटीए क्या है? ये एक एजेंसी है, ठीक है। जैसे भारत में आपके यूपीएससी का एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस का एग्जाम होता है, एसएससी का एग्जाम होता है, तो ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं इनके पेपर जो आते हैं वो कोई ना कोई तो बनाता होगा, वो एक एजेंसी बनाती है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम का अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग एजेंसी होती है। तो वैसे ही ये मेंस के लिए एक एजेंसी है जिसका नाम एनटीए है। एनटीए का फुल फॉर्म अगर आपको देखना है तो वो आप लिख लो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। ये एक एजेंसी है, इससे आपको कोई खास मतलब है नहीं, ये एक एजेंसी है। ये एजेंसी जेईई मेंस का पेपर सेट करती है और जेईई एडवांस का जो पेपर है वो आईआईटी सेट करती है। हर साल अलग अलग आईआईटीज के द्वारा सेट किया जाता है पेपर। हर साल अलग अलग आईआईटीज को मौका मिलता है पेपर सेट करने का। अभी रिसेंटली जो 2025 में जेईई एडवांस का पेपर हुआ था, 2025 में जेईई एडवांस का पेपर हुआ था, वो आईआईटी किसने सेट करा था? आईआईटी कानपुर ने सेट करा था 2025 का पेपर। 2024 का जो पेपर था वो आईआईटी मद्रास ने सेट किया था, ठीक है। 2023 का जो पेपर था वो आईआईटी किसने सेट करा था? गुवाहाटी, ठीक है। और तो 2026 से पेपर आने वाला है, अभी अगले साल जो पेपर आएगा वो कौन सी आईआईटी सेट करेगी? वो करेगी आईआईटी रुड़की, ठीक है। मतलब हर साल अलग अलग आईआईटीज को मौका मिलता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसका कुछ खास काम नहीं है आपके लिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर साल अलग अलग आईआईटीज को मौका मिलता है जेईई एडवांस का पेपर सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ पिछले साल का ट्रेंड है, पिछले कुछ सालों में कौन सा आईआईटी ने कौन सा पेपर सेट करा है वो मैंने बता दिया। 2026 में जो है आईआईटी रुड़की सेट करेगी, 2027 में कौन करेगा वो मुझे भी याद आ नहीं रहा है, ठीक है। तो हर साल अलग अलग आईआईटीज के द्वारा पेपर सेट किया जाता है जेईई एडवांस का, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें भी जो है सब्जेक्ट जो होते हैं, इसमें भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है। मैं सेम लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स रहते हैं, ठीक है। और सिलेबस जो इसका रहता है, सिलेबस जो रहता है वो भी कंप्लीट, ठीक है, वो भी कंप्लीट 11th एंड 12th, ठीक है। सेम चीज, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न में अंतर आता है, ठीक है। क्वेश्चन पैटर्न में अंतर आता है, ठीक है। पहले तो ये एडवांस का, अब देखिए क्वेश्चन पैटर्न में डिटेल यहाँ आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। इसमें हम लोग थोड़ा ध्यान से बात करेंगे। पहले तो उसके 2 पेपर बनते हैं, ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। ये 2 पेपर होता है, मतलब एक ही दिन आपके 2 पेपर्स होंगे। 3 घंटे का पेपर 1 होता है और 3 घंटे का ही
पेपर 2 होता है। ठीक है, टाइमिंग क्या रहती है? जनरली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक आपका पेपर 1 चलता है टाइम। ठीक है, और फिर 2.5 घंटे का ब्रेक होता है, 12 से लेकर के 2.5 घंटे का आपका ब्रेक होता है। ठीक है, उसके बाद फिर 2:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक 5:30 तक 2:30 बजे से 5:30 बजे तक फिर आपका पेपर 2 होता है। ठीक है, तो मतलब 3 घंटे का पेपर 1 हुआ, फिर 2.5 घंटे का ब्रेक मिला और फिर 3 घंटे का पेपर 2 होता है। इस ब्रेक में आप रेस्ट ले सकते हो, खा पी सकते हो, या जो आपको करना है वो आप कर सकते हो। ये पेपर एक ही दिन में होता है, सुबह 9 बजे सबका पेपर स्टार्ट होगा और शाम में 5:30 बजे तक पेपर खत्म होगा, बीच में आपका कुछ ब्रेक मिलेगा। ठीक है, तो ये सीन रहता है, यही एडवांस का। अब इसमें क्वेश्चन पैटर्न क्या आता है? जैसे इसमें क्या था, सिर्फ 2 तरह के क्वेश्चन थे, एमसीक्यू बेस्ड और इंटीजर बेस्ड बस। बट इसमें जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? पहला है मेरा सिंगल करेक्ट एमसीक्यूज। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आएगा, उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए होंगे, उस 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उस एक ऑप्शन को आपको मार्क करना है। ठीक है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनता है मेरा मल्टीपल करेक्ट एमसीक्यूज। इसमें क्या होगा कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा और उस क्वेश्चन के मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन आया कि, जैसे मैं जनरल बता रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज फ्रूट। ठीक है, ये बस समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन तो ये में नहीं आएगा। ठीक है, फ्रूट ऑप्शन है आपका पोटैटो, दूसरा है दूसरा है आपका एप्पल, तीसरा है ऑरेंज और चौथा है आपका ब्रिंजल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज फ्रूट। तो ये एप्पल भी फ्रूट है और ऑरेंज भी फ्रूट है। तो इसमें आपके 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मतलब एक ही क्वेश्चन का 2 ऑप्शन हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि 3 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हो। तो मतलब मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। हो सकता है एक ही हो सकता है 2 ऑप्शन सही हो सकता है 3 ऑप्शन सही हो सकता है 4 के चारों ऑप्शन सही हो। तो जितने ऑप्शन सही होंगे, अगर उतने ऑप्शन आप मार्क करते हो, तब जाके उस क्वेश्चन का पूरा मार्क्स मिलता है आपको। नहीं तो जैसे मान लीजिए आपने सिर्फ एक ऑप्शन मार्क करा, तो आपके मान लीजिए इस क्वेश्चन में 4 मार्क्स थे, तो आपको सिर्फ 2 मार्क्स ही मिलेंगे इसमें। क्यों? क्योंकि आपने एक ऑप्शन छोड़ दिया है। जब आप ये पूरा मार्क कर लोगे, दोनों ऑप्शन मार्क करोगे, तब जाके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसा सीन रहता है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस का। तीसरा टाइप का क्वेश्चन है मेरा इंटीजर बेस्ड। ठीक है, इंटीजर बेस्ड। इसमें भी सेम, आपके जैसे आपके सेक्शन के ऊपर आओगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा होगा और एक वर्चुअल कीबोर्ड आ रहा होगा। तो फिर जैसे मैंने यहाँ बताया कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप उसका आंसर इंटीजर आता है तो आपको इंटीजर वैसे ही मार्क कर देना है, नहीं आता है तो इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है, फिर मार्क करना है। ठीक है, और चौथा मेरा बनता है मेरा न्यूमेरिकल आंसर टाइप। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आया, ठीक है, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ऑप्शन नहीं दिए हुए होंगे। इन दोनों टाइप में नो ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शंस नहीं होते हैं इसमें। तो इसमें तो ये तो मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या होता है कि आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आया, उसको आपने सॉल्व करा और उसका आंसर हो सकता है, जैसे कभी कभी इसमें आंसर क्या आ रहा था, 7.34 मान लीजिए आ रहा था, या आपका आंसर मान लीजिए 2.81 आया। तो इंटीजर में हम क्या करते थे, इसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करते थे। बट न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपको इसको कन्वर्ट नहीं करना है। वहां पे मेंशन होगा कि अप टू 2 डेसिमल, अप टू 3 डेसिमल, जितना डेसिमल मेंशन होगा वहां तक आपको आंसर निकाल के एज इट इज मेंशन करना है, एज इट इज रखना है। वहां पे एक कीबोर्ड रहेगा। ठीक है, उस कीबोर्ड में आपको वो आंसर टाइप करना होगा। ठीक है,
जैसे जो भी आपका आंसर आ रहा होगा वो आपको टाइप करना है, उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट नहीं करना है, एज सच टाइप करना है, ठीक है, जैसे जो आपका आंसर आ रहा होगा। अच्छा, फिर पांचवा टाइप का क्वेश्चन बनता है मेरा मैट्रिक्स मैच। ये क्या है? ये सिंपल मैच द फॉलोइंग, जैसे बच्चे में हम लोग करते थे मैच द फॉलोइंग, इधर कुछ दिया हुआ उधर कुछ दिया हुआ है, इसका ऑप्शन इधर मान लीजिए A2 मान लीजिए E दिया हुआ है, ठीक है, और इधर कॉलम वन में A2 E दिया हुआ है, फिर कॉलम 2 में मान लीजिए 1 to 6 दिया हुआ है या 5 दिया हुआ है, जो भी है 1 to 5 दिया हुआ है। तो इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसके लिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऐसे मेंशन होगा, ऐसे ऑप्शन दिया हुआ होगा A1 B2 C4 D5 E3, ऐसे मेंशन किया हुआ रहेगा। फिर ऑप्शन 2 में आपका अलग चॉइस हो गया होगा, फिर ऑप्शन 2 में कोई अलग चॉइस कर दिया होगा, ऑप्शन 3 में कोई अलग कॉम्बिनेशन सेट कर दिया होगा। तो उसमें से पहले आपको इसको बिना ऑप्शन को देखिए, पहले आपको इसको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन के लिए कौन सा ऑप्शन मैच होगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ से चेक करना है। तो ये आपका होता है मैट्रिक्स मैच। फिर छठा मेरा क्वेश्चन आता है कॉम्प्रीहेंशन टाइप, कॉम्प्रीहेंशन। ये क्या होता है? ये होता है जैसे इंग्लिश में पैसेज आता था ना कि पैसेज एक दिया हुआ है, उस पैसेज के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यहाँ भी सेम होता है, यहाँ भी आपको क्या दिया हुआ होगा, कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा। इंफॉर्मेशन किस सेंस में? हो सकता है कोई आपको पैसेज दिया हुआ हो, ठीक है, या हो सकता है कोई ग्राफ दिया हुआ हो, ठीक है, या हो सकता है कोई डायग्राम दिया हुआ हो, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया होगा, उसके बिहाफ पे फिर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू देना है, ठीक है। सिलेबस वही रहता है, सिलेबस कोई बाहर का क्वेश्चन बुक, कोई बाहर का इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन नहीं आएगा, सिलेबस इसी के अंदर से आएगा, लेकिन टाइप अलग अलग हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। और सातवां क्वेश्चन आपका होता है असर्शन रीजन। तो ये 7 तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब आपके मन में आ रहा होगा सर ये इतने तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा सर एक एग्जाम में एक पेपर में इतने तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक पेपर में नहीं पूछा जाएगा वो, आपके पास यहाँ 2 पेपर है, ठीक है, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है। हो सकता है इस 7 में से कोई 2-3 तरह का क्वेश्चन इसमें पूछा जाए, और जो बचे हुए हैं 2-3 तरह के क्वेश्चन वो इसमें पूछा जाए। कौन सा क्वेश्चन पैटर्न इसमें आएगा और कौन सा इसमें आएगा, ये हमें पहले से पता नहीं होता है। हम वहां जाते हैं, एग्जाम पे बैठते हैं, मेरे सामने कंप्यूटर स्क्रीन रहता है, वहां पे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वहां पर जाके हमको समझ में आता है कि इस एग्जाम के लिए पेपर 1 पहले होता है, तो पेपर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो हमको वहां जाने के बाद मालूम चलते हैं। पहले हमको ये चीजें मालूम नहीं होती है। हो सकता है कि आप 2026 में एग्जाम देने जाओ तो कोई 8वां तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए, इसके अलावा ये भी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है ऐसा। इसलिए एडवांस पहले से कुछ बताता नहीं है। एडवांस में सिर्फ आपको क्या पता होगा, पहले से आपको पता होगा कि मेरा एग्जाम कब होने वाला और एग्जाम कितनी देर का होने वाला है, बाकी और कुछ मालूम नहीं होता आपको कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, और ये भी आपको नहीं मालूम होगा कि कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे इसके बाद हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए मार्किंग स्कीम के बारे में जैसे बात करते हैं, यहाँ क्या बात कर रहे थे, हाँ यहाँ मार्किंग स्कीम के बारे में बात कर रहा था हमने, मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो मार्किंग स्कीम कैसे होगा, पहले हमें पता तो होगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछने वाला है, तब तो हम मार्किंग स्कीम के बारे में बताएंगे। तो मार्किंग स्कीम नॉट श्योर, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि उसका मार्किंग स्कीम क्या रहने वाला है। जनरली ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, जनरली ये 4 मार्क्स में आता है सिंगल करेक्ट, जैसे यहाँ पे आया था। मल्टीपल चॉइस भी 4 मार्क्स में आता है, लेकिन अगर आप ये गलत करते हो, जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन का 2 सही ऑप्शन है, इसमें से एक आपने सही वाला ऑप्शन मार्क करा और जो दूसरा मार्क करा वो गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, तो इसके आपके -2 होते हैं गलत अगर आप करोगे इसमें -1 नहीं होगा, -2 होगा, ठीक है। तो ऐसा सा सीन रहता है। तो वो आप वहां पर जाओगे तो आपको समझ में आएगा। हो सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन 3 मार्क्स पे आ रहा हो सकता है मैट्रिक्स मैच 6 मार्क्स में आ रहा हो, ठीक है। तो ये ऐसा हो सकता है। तो ये हमें वहां जाएंगे, कोई इंस्ट्रक्शन रहेगा,
उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि पेपर में कितने क्वेश्चंस हैं, कौन से क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स पूछा जा रहा है, क्वेश्चन का टाइप क्या है। तो मार्किंग स्कीम हो चाहे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो, ठीक है, ये कुछ भी मेरा श्योर नहीं रहता, ये कुछ भी हम इसके बारे में नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और फिर आपके मन में सवाल, अच्छा ये तो हो गया, अब बात करते हैं मैक्सिमम मार्क्स के बारे में कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं। जब हमें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे, तो हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे बता सकते हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसीलिए एडवांस का थोड़ा सा टफ कैटेगरी में आता है कि हमें पहले से कुछ पता नहीं होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स का पेपर आएगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, कितने क्वेश्चंस हैं। वो आप वहाँ जाओगे, आपके पास टाइम रहता है, आप एग्जाम में रिपोर्ट की एग्जाम सेंटर पे आपके पास टाइम है, एग्जाम स्टार्ट होने के पहले आपके पास टाइम रहता है, आप जितना पहले वहाँ पहुँच सकते हो टाइम रहता है, ठीक है। उस टाइम में आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाएगा आपके स्क्रीन के ऊपर, आप वहाँ पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। ऐसा अगर मैक्सिमम मार्क्स के बारे में बात करें तो जनरली, फिर से मैं बता रहा हूँ, जनरली ऐसा हमेशा नहीं होता है, ठीक है। जनरली 360 मार्क्स का पेपर बनता है टोटल पेपर 1 प्लस पेपर 2, ये दोनों मिला के 360 मार्क्स का पेपर बनता है जनरली, ठीक है। ऐसा हर साल नहीं होता है, बट हाँ पिछले कुछ 3-4 सालों से ये 360 मार्क्स का ही पेपर बन रहा है, ठीक है, कंप्लीट, मतलब 180 इसमें और 180 इसमें, ठीक है। अगर 180 इसमें आ रहा होगा, इसमें भी तीनों सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इसमें भी तीनों होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स। तो इसमें एक सब्जेक्ट का 60 हो गया आपका पर सब्जेक्ट, ठीक है, एक सब्जेक्ट के 60 मार्क्स और इसमें भी एक सब्जेक्ट के 60 मार्क्स। ये 360 मार्क्स जनरली आता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। जैसे 2016 में जब एग्जाम हुआ था तो उस समय कितना आया था पेपर, उस समय 372 मार्क्स का पेपर आया था, मतलब 186 फॉर ईच पेपर, ठीक है। इसका मतलब 63 फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये चेंज हो सकता है, 26 में एग्जाम दो 2026 में तो 400 मार्क्स का पेपर आ जाए या 300 मार्क्स का पेपर आए, वो शिफल, तो वो वेरी करते रहता है, ठीक है। उसकी कोई शॉर्टी नहीं होती कि वो इतने मार्क्स का ही पेपर पूछा जाएगा। बट हाँ, अभी कुछ सालों से 360 मार्क्स का पेपर पूछा जा रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगले साल भी 360 मार्क्स का पेपर पूछा जाए, बट इसका कोई अथॉरिटी नहीं है कि पूछा जाएगा ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बार 2006 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उस समय 540 मार्क्स का पेपर बना था, 540 मार्क्स का। अब तक के इतिहास में, अब तक के रिकॉर्ड्स में यही एडवांस का ये मैक्सिमम मार्क्स का पेपर, इसके से ज़्यादा मार्क्स का पेपर कभी बना नहीं है और इसके आसपास भी नहीं बना है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम है, इसमें कि 270 आपका पर सब्जेक्ट था, पर सब्जेक्ट, और इसमें 90 सॉरी पर पेपर, ठीक है, और 90 पर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये थी मेरी पूरी ग्राम कहानी, यही एडवांस है, जिसमें हमने सब्जेक्ट के ऊपर बात करा, सिलेबस के ऊपर बात करा, क्वेश्चन पैटर्न के ऊपर बात करा, मार्किंग स्कीम के ऊपर बात करा, नंबर ऑफ क्वेश्चन के ऊपर बात करा और मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर बात करा, और मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर बात करा, ठीक है। तो हमने एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में। तो एग्जामिनेशन का मोड क्या होता है, इसे बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये नाम है इसका, ठीक है। होता क्या है, जैसे आपने पेपर के लिए अप्लाई करा, ठीक है, तो पेपर के कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। उस एडमिट कार्ड में आपकी डेट मेंशन होगी कि एग्ज़ाम आपका कब होना है, उसके साथ आपका वेन्यू मेंशन होगा कि आपको कहाँ पर एग्ज़ाम देना है। तो जैसे आप अपने सेंटर पर रिपोर्ट करोगे, उस दिन रिपोर्ट करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एक प्रोसेस होती है, उसके बाद फिर आपको एक सिस्टम असाइन होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम आपको असाइन किया जाता है, ठीक है। वो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग होता है, असाइन कर दिया गया, फिर आपको उस पर जाके बैठ जाना है। बैठ गए आप उस पर जाके, वहाँ पर सिस्टम पे जैसे ये मेरा सिस्टम का स्क्रीन है, ठीक है, इस पर जो है एग्ज़ाम इंटरफेस खुला हुआ होगा, एग्ज़ाम इंटरफेस खुला हुआ होगा कि कहाँ पर कैसे एग्ज़ाम देना है, वो खुला हुआ होगा। आपको अपने से कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक खुला हुआ होगा। आपको क्या करना है, पेपर देना है। जैसे आपका टाइम स्टार्ट होगा, मान लीजिए आपका टाइम 9 बजे से स्टार्ट है,
9 जैसे बजेगा तो वो पेपर आपका ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पर टाइम लिखा हुआ रहता है, वो टाइम ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आपका 12 बजेगा, 12 बजे आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा। जैसे 12 बजा वो टाइम ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया, ठीक है, ये टाइम घट रहा होगा, ठीक है, ख़त्म हो गया। उसके बाद ये पेपर जो है सबमिट भी ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो आपको बस जा करके अपने सिस्टम पे बैठना है, टाइम होते ही आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, और टाइम होते ही आपका पेपर ख़त्म हो जाएगा ऑटोमेटिक, ख़त्म हो जाएगा। तो सर जब सब चीज़ ऑटोमेटिक हो रहा है तो क्या पेपर भी ऑटोमेटिक हो जाएगा? अबे ओ, पेपर ऑटोमेटिक नहीं होता, वो तुम्हें खुद से करना होता है, वो तुम तो सॉल्व करोगे ना। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का जो पेपर आएगा वो तुम सॉल्व करोगे ना, वो कैसे ऑटोमेटिक होगा? एग्जाम का फिर मतलब क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, अब बहुत लोग यहाँ दिमाग लगा रहे होंगे कि सर अगर कंप्यूटर पे एग्ज़ाम होता है तो गूगल कर सकते हैं हम लोग किसी क्वेश्चन का, या चैट जीपीटी कर सकते हैं। तो ऐसा दिमाग लगाना भी मत। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरफेस बना हुआ होता है ना, ये जो एग्ज़ाम का इंटरफेस रहता है, इसको आप हटा नहीं सकते, इसको आप मिनिमाइज़ कुछ नहीं कर सकते, ये फिक्स रहता है। तो अगर आपको ये फिक्स रहता है, आप इसको कुछ इधर उधर नहीं कर सकते, मिनिमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने फिर भी दिमाग लगाया, करना चाहा, अगर एक बार ये मिनिमाइज़ हो गया, मतलब समझो आपका पेपर ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, फिर आप इसको दोबारा खोल भी नहीं पाओगे, या आपका जो एग्जाम सेंटर में इंचार्ज रहेगा वो भी नहीं खोल पाएगा, इसको ये ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा। इसीलिए एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो इंटरफेस रहता है बस यही रहता है वहाँ पर। आपको आप सोचोगे मैं ऐसे नेट का कनेक्शन दे करके जो है वहाँ पर वाईफाई लगा हुआ होगा तो मैं मतलब गूगल कर लूँगा या चैट जीपीटी कर लूँगा किसी क्वेश्चन के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये इंटरफेस पहले तो हटता नहीं है, और अगर कभी हट गया तो फिर ये वापस आएगा नहीं, ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, फिर आप कुछ भी करते रह जाओ ये नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये फालतू की बातें अपने दिमाग में नहीं रखनी है, और जो तरीका एग्ज़ाम का उस तरीके पे एग्ज़ाम देना है। तो ये तो हो गया मेरा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। अब बात करते हैं डेट्स के बारे में। तो अगर जेईई मेंस के बारे में बात करें कि जेईई मेंस की एग्ज़ाम कब होती है, तो ये साल में 2 बार होता है। पहला होता है जनवरी में, दूसरा होता है अप्रैल में, ठीक है। अच्छा, जनवरी में जो होगा ये मल्टीपल डेज में एग्ज़ाम होता है। मल्टीपल डेज मतलब क्या हुआ इसका? बात कर रहे हैं, बोला नहीं होना है स्थिर से, ठीक है। मल्टीपल डेज में एग्ज़ाम होता है। जैसे जनवरी में जनरली लास्ट जन से स्टार्ट होता है, लास्ट जन मतलब 20 के बाद जनरली आप मान लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं 21 से स्टार्ट होगा एग्ज़ाम, ये एग्ज़ाम 21 से स्टार्ट होगा और 27 तक मान लीजिए चल रहा है। 21 को एग्ज़ाम हो रहा है, 22 को भी हो रहा है, 23 को भी हो रहा है। हाँ, बीच में कोई संडे आता है तो वो संडे को एग्ज़ाम नहीं होता है, या कोई नेशनल हॉलीडे आता है तो वो उसमें एग्ज़ाम नहीं होता, ठीक है। जो वर्किंग डेज होता है उसमें एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ये मान लीजिए 21 से 27 तक एग्ज़ाम चला। अब इसमें भी जो है 2 शिफ्ट होते हैं। पहला कौन सा? 2 शिफ्ट में कौन सा? मॉर्निंग शिफ्ट एक होता है मेरा, और एक होता है इवनिंग शिफ्ट, ठीक है। इवनिंग शिफ्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट में आपका टाइमिंग क्या होगा? 9 से 12, और इवनिंग शिफ्ट में आपका टाइमिंग क्या होगा? 3 से 6। तो अब ये क्या बोल रहे हो सर, ये मल्टीपल डेज में होता है, 2 शिफ्ट होता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझाते हैं। जेईई मेंस का एग्ज़ाम आपका साल में 2 बार होता है। पहला आपका जनवरी में होता है, दूसरा आपका अप्रैल में होता है, ठीक है। ये दोनों ही एग्ज़ाम सेम है, ऐसा नहीं है कि आपको दोनों एग्ज़ाम सेम है। इसमें जो आपका स्कोर आता है, दोनों एग्ज़ाम आप लोगों ने दिया, इसका जो स्कोर आता है, जो आपके मेन रिजल्ट में स्कोर आएगा वो बेस्ट ऑफ 2 होगा। जैसे इसमें मान लीजिए इस वाले जनवरी में आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी रैंक आई मान लो 5000, ठीक है। और अप्रैल में फिर आपने एग्ज़ाम दिया, आपकी रैंक आई मान लो 4000, ठीक है। तो जैसे आपका ये 2 रैंक आया, तो इस दोनों रैंक में आपका ये रैंक कंसिडर किया जाएगा, मतलब इस रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलेंगे। मेंशन तो ये भी होगा आपके रैंक में कि आपके जनवरी अटेम्प्ट में इतने रैंक आए थे, तो मेंशन तो ये भी होगा, लेकिन आपको जो कॉलेजेस मिलेंगे वो इस रैंक के बेसिस पे मिलेंगे, इस पे नहीं। मान लीजिए आपका रैंक, मान लीजिए जनवरी में आपका रैंक आता है, मान लीजिए उल्टा हो गया, ठीक है। रैंक आपका जनवरी में आया 4000, ठीक है, और अप्रैल में फिर आपका रैंक घट गया, मतलब 5000 आ गया। तो आप लोगों के मन में आ रहा होगा सर ये अब दोबारा जो हमने एग्ज़ाम दिया अप्रैल में, तो क्या ये 5000 वाला रैंक कंसिडर हो जाएगा? नहीं, बेस्ट कौन सा है? बेस्ट ये है, तो ये वाला कंसिडर होगा। मेंशन आपके रिपोर्ट कार्ड में, मतलब मेंशन आपके मार्कशीट में दोनों ही रैंक होगा, लेकिन जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे वो इस रैंक के ऊपर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा,
इसमें जो मल्टीपल शिफ्ट होते हैं, जैसे आपका एडमिट कार्ड आया तो एडमिट कार्ड में आपका डेट मेंशन होगा, आपकी वेन्यू मेंशन होगी और आपका शिफ्ट मेंशन होगा कि मॉर्निंग में आपका एग्जाम होगा या इवनिंग में एग्जाम होगा। वो सारी चीज़ें आपकी एडमिट कार्ड में मेंशन होंगी। इतने दिन एग्जाम में चलता है वो अलग अलग लोगों के, मान लीजिए 10 बच्चों ने एग्जाम, मान लीजिए 15 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, तो 15 लाख बच्चों का एक ही दिन पेपर नहीं होता है, वो अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग दिन पेपर होता है। ठीक है, तो आपका पेपर कब होना है वो आपके एडमिट कार्ड पे मालूम चलेगा। होना आपका एक ही बार है, ऐसा नहीं है कि आपको मॉर्निंग में भी देना है, इवनिंग में भी देना है, आपका होना एक ही बार है, वो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन होगा। ठीक है, फिर अप्रैल में जनरली स्टार्टिंग डेज में होता है, जैसे मान लीजिए 5th से स्टार्ट हुआ तो 10th या 11th तक मान लीजिए चला। ठीक है, इसमें भी सेम काम होता है, मॉर्निंग शिफ्ट होगा और इवनिंग शिफ्ट होगा, मतलब हर दिन 2 पेपर हो रहे हैं, एक बार सुबह हो रहा है और एक बार शाम में हो रहा है। फिर अगले दिन एक बार सुबह पेपर, एक बार शाम में पेपर। उस पूरे दिन में जैसे मान लीजिए ये कितना दिन हुआ, ये 6 दिन हुआ। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, ये टोटल कितना हुआ, ये 7 डेज हुआ। ठीक है, 7 डेज में एक दिन में 2 शिफ्ट, तो आप तो टोटल शिफ्ट कितने हुए, 14 शिफ्ट। ठीक है, ये सेशन हो गया जनवरी, इसको बोलते हैं सेशन। जनवरी सेशन में टोटल 14 शिफ्ट हुए। ठीक है, तो 14 शिफ्ट में किसी एक शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, वो आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। और उसी तरह से अप्रैल में भी मान लीजिए 5 से 11 तक चला, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, इसमें भी 7 डेज हुए। ठीक है, 7 डेज में एक दिन में 2 शिफ्ट, तो 7 डेज में 14 शिफ्ट। ठीक है, इसमें हो सकता है बीच में कोई संडे हो तो उस दिन एग्ज़ाम नहीं होता है, या अगर कोई नेशनल हॉलीडे हो उस दिन एग्ज़ाम नहीं होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि कोई एग्ज़ाम, हम मान लेते हैं बीच में कोई संडे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये 14 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। इसी में से किसी एक शिफ्ट में 14 शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे, मतलब पूरे भारत में टोटल 14 शिफ्ट होंगे अप्रैल में, उसमें से किसी एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अगर आपका इच्छा है कि आपको दोनों अटैम्प्ट देना है तो आप दोनों अटैम्प्ट दीजिए। अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मेरा जनवरी में मैंने अटैम्प्ट दिया, मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आ गया है, अब मैं संतुष्ट हूँ, मुझे और एग्ज़ाम नहीं देना है, तो आप मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या आपका जनरल प्रिपरेशन नहीं है तो आपको मन हो रहा है यार प्रिपरेशन नहीं है तो एग्ज़ाम दो नहीं दो, छोड़ना आप छोड़ सकते हैं, अप्रैल में दीजिए। मतलब दोनों में से आप कहीं एग्ज़ाम दे सकते हैं, दोनों का दोनों बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें से जो आपका बेस्ट रैंक होगा वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स दोनों पेपर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है ना कि मेरा पेपर कब ईजी है कब टफ आएगा, तो दोनों में से जो रैंक आएगा, दोनों पेपर उन्होंने दिया, दोनों में से जो उसका रैंक अच्छा आएगा उस रैंक पे उसको कॉलेज मिलेंगे। तो ये था आपका डेट्स कि एग्ज़ाम होते कब है। अच्छा, मेंस के बारे में बात कर ली, एडवांस के बारे में बात की ही नहीं। जी एडवांस कब होता है? ठीक है, ये जनरली लास्ट मई में होगा या फिर स्टार्टिंग जुलाई में, सॉरी जून में होगा, स्टार्टिंग जून में। ठीक है, ये तो लास्ट में होगा, तो ये तो स्टार्टिंग जून में होगा। अब इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 3 घंटे का, बीच में 2.5 घंटे का ब्रेक होता है, तो ये आपका पेपर एक ही दिन होगा। इसमें क्या, हाँ ये क्या होता है, ये होता है सेंट्रलाइज, मतलब पूरे भारत में एक ही दिन पेपर होगा। जैसे नीट का क्या होता है, नीट का पेपर क्या होता है, पेपर हुआ, डेट मालूम है कि इतना दिन को पेपर, इस तारीख को पेपर होने वाला है, तो पूरे भारत में जितने भी लोग नीट का पेपर दे रहे हैं उन सब के लिए वो एक ही दिन पेपर होगा। लेकिन यही मेंस में ऐसा नहीं होता, अलग अलग दिन पेपर होते हैं, बट ये एडवांस में ऐसा ही होता है, सेंट्रलाइज्ड पेपर होता है, मतलब हर स्टूडेंट के लिए सेम पेपर। यहाँ पर हर स्टूडेंट के पेपर अलग अलग होगा। मान लीजिए मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा 21 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट पड़ गया, किसी और ने दिया उसका 22 तारीख को इवनिंग शिफ्ट हो गया, तो मतलब हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग शिफ्ट, अलग अलग पेपर हो सकता है, या होता ही है, होता ही है जेईई मेंस में। एडवांस में ऐसा नहीं होता है, हर स्टूडेंट्स के लिए सेम पेपर बनता है। तो ये थी पूरी डेट्स के बारे में, जेईई मेंस का एग्ज़ाम कब होता है, कितने शिफ्ट होते हैं, आपका कौन सा शिफ्ट होगा नहीं होगा वो हो गया, और ये एडवांस का पेपर जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये थी डेट्स के बारे में, तो डेट्स को हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम मतलब कौन कौन इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। अगर जेईई मेंस की बात करें तो इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है, इसके लिए पहले बात करते हैं, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो 3 consecutive years फ्रॉम 12th। ठीक है, ये चीज़ें क्या लिखी जा रही हैं सब के बारे में बात होगा। ठीक है, पहला होता है मेरा 3 consecutive years, मतलब क्या हुआ,
पहले तो 12th अपीयरिंग, ठीक है, जो बच्चे भी 12th में हैं वो एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा होता है मेरा फर्स्ट ड्रॉप, ठीक है, और तीसरा होता है मेरा सेकंड ड्रॉप, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मान लीजिए अभी कोई बच्चा 12th में है, ठीक है, 2025 में वो 12th में है, उसका 2026 में 12th कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जब वो 2026 में एग्जाम देगा, चाहे वो जनवरी अटेम्प्ट हो चाहे वो अप्रैल अटेम्प्ट हो, वो उसका 12th अपीयरिंग अटेम्प्ट कहलाएगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब उसके बाद मान लीजिए उसने एग्जाम दिया या नहीं दिया, 2026 में जब वो एग्जाम देगा तो वो कहलाएगा 12th अपीयरिंग। फिर 2026 में वो एग्जाम मान लीजिए उसकी रैंक अच्छी नहीं आई या वो एग्जाम नहीं दिया, जो भी हो, 2027 में फिर वो एग्जाम दे सकता है। मतलब 27 में क्या हुआ, उसका 12th कंप्लीट करते हुए 1 साल हो गया, तब वो फिर से एग्जाम दे सकता है, ठीक है। अगर उसकी रैंक अच्छी नहीं है, दोबारा कोई एग्जाम क्यों देगा, उसकी रैंक अच्छी नहीं आएगी तभी तो वो देगा, ठीक है। अब अगर वो 2027 में उसकी रैंक अच्छी नहीं आती है तो उसके पास एक और चांस है कि वो 2028 में भी पेपर दे सकता है। मतलब उसके 12th कंप्लीट किए हुए 2 साल हो गए हैं, तो मतलब 12th में रहते हुए पेपर दे सकता है एक बार, 1 साल के बाद पेपर दे सकता है और 2 साल के बाद भी पेपर दे सकता है, ठीक है। अगर रैंक अच्छी नहीं आती है तब लोग मल्टीपल अटेम्प्ट लेते हैं। अब इसमें 1 साल में 2 पेपर होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पेपर्स या नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स किसी एक स्टूडेंट के लिए कितने हुए, मैक्सिमम अटेम्प्ट किसी एक स्टूडेंट के लिए कितने हुए, 6 हुए, ठीक है। और 6 अटेम्प्ट काफी होता है कोई एग्जाम निकालने के लिए। मतलब 1 साल में 2 अटेम्प्ट हो रहा है, 3 साल में कितने अटेम्प्ट हुए, 6 अटेम्प्ट हुए मैक्सिमम किसी एक स्टूडेंट के लिए, ठीक है। अगर उसकी रैंक मान लीजिए वो 2026 में एग्जाम दिया, उसके 2026 में रैंक अच्छी आ गई, तो वो फिर आगे क्यों ही जाएगा, क्यों एग्जाम देगा। लेकिन अगर 2026 में रैंक उसकी अच्छी नहीं आई या वो प्रिपरेशन अच्छे से नहीं किया हुआ है, तो वो 2027 में एग्जाम देगा, 28 में फिर नहीं देगा अगर रैंक अच्छी आ जाएगी तो, ठीक है। अब इसमें बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर मान लीजिए मैंने 2026 में सर मान लीजिए कि मैं अभी 12th में हूँ और 2026 में मेरा पेपर 12th के बोर्ड हो जाएंगे, लेकिन मेरी मेंस के हिसाब से उतनी प्रिपरेशन है नहीं, तो मैं 2026 में एग्जाम नहीं दूंगा। तो क्या फिर मेरे लिए एक अटेम्प्ट बढ़ जाएगा, मतलब 2029 तक मैं अटेम्प्ट दे सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कंसेक्यूटिव, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिखा 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स फ्रॉम 12th। मतलब अगर आप ये अटेम्प्ट दो या नहीं दो, ये आपका काउंट होगा ही होगा, ठीक है। फिर चाहे मान लीजिए आप ये अटेम्प्ट नहीं दो या दो, ये आपका काउंट होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप ये अटेम्प्ट नहीं दिए और आपका 1 साल एक्सटेंड हो गया, मतलब 2029 तक आप एग्जाम दे सकते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको देना है नहीं देना है वो आप पे डिपेंड करता है, बट ये काउंट होगा अटेम्प्ट, ठीक है। अगर आप एग्जाम देते हो तो भी काउंट होगा, नहीं देते हो तो भी काउंट होगा। तो ये था कि जेईई मेंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है। अब बात करते हैं जेईई एडवांस के लिए कौन कौन एलिजिबल। और हाँ, एक चीज और इसमें कि इसके लिए आपको 12th ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए, जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों के लिए आपके 12th बोर्ड्स में 75% आने चाहिए। अगर आपके 75% नहीं आते हैं तो आप इन दोनों में से कोई एग्जाम नहीं दे सकते हो। हाँ, मेंस आप दे सकते हो, 75% आपका नहीं आता है तो आप मेंस तो दे दोगे, लेकिन जब मेंस देने के बाद जो आपकी रैंक आएगी और उस रैंक के बिहाफ पे आप किसी एनआईटी पे जाओगे एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उनको मालूम चल जाएगा कि आपके 12th में 75% नहीं आए हुए हैं, तो फिर आप वहाँ से फिर रिजेक्ट हो जाएगा, आप एडमिशन आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अगर 75% नहीं आएगा तो एग्जाम देने का फिर कोई मतलब नहीं है। एग्जाम आपका क्लियर हो भी जाता है लेकिन आपको एडमिशन जो है नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके 75% बोर्ड्स में नहीं है। तो बोर्ड्स में 75% लाना कंपलसरी है, तब जाके आपको एडमिशन मिलेगा कॉलेज में, ठीक है। अब ये एडवांस कौन कौन दे सकता है, इसके लिए क्या होता है, 2 consecutive ईयर फ्रॉम 12th। मतलब पहला तो 12th अपीयरिंग, जैसे मैंने यहां बात किया 12th अपीयरिंग, जो भी 12th में है वो दे सकता है। और दूसरा फर्स्ट ड्रॉप, 12th किए हुए 1 साल हो गया है तो आप दे सकते हैं। मतलब इसमें आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट कितने हैं, सर 2 इसमें तो 4 नहीं भाई, 4 कैसे हो गया।
ये एडवांस का पेपर एक साल में एक ही बार होता है, वो सेंट्रलाइज्ड होता है, तो एक बार इसमें होगा, एक बार इसमें होगा, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट आपके पास 2 ही है, ठीक है, 4 नहीं है इसमें, 2 ही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज इसमें बात, जी एडवांस का पेपर कोई भी ऐसे नहीं दे सकता। इसके लिए पहले तो आप ये होना चाहिए, ये क्राइटेरिया आपके फुलफिल होना चाहिए इसमें से कोई एक, या तो ये और ये भी फुलफिल, ये दोनों साथ में फुलफिल होना चाहिए। मतलब 12th बोर्ड्स में आपके 75% आने चाहिए, और आप 12th अपीयरिंग हो, या तो आप फर्स्ट ड्रॉप में हो। ये सारी क्राइटेरिया आपकी होगी, तब आप जेईई मेंस और ये एडवांस दे सकते हो। अब देखिए, ये तो था कि जेईई मेंस के लिए कौन कौन एलिजिबल है, ये एडवांस के लिए भी ये था कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है। अब एक और चीज आता है जेईई एडवांस में, क्या, जैसे आपने मेंस का पेपर दिया, तो मेंस के पेपर देने के बाद आपकी परसेंटाइल आई, ठीक है, 90, 95, 98 जो भी परसेंटाइल आई, परसेंटाइल आने के बाद जैसे मेंस का एग्जाम होता है ना, मेंस के एग्जाम होने के बाद एक सर्कुलर आता है, ठीक है। वो सर्कुलर में लिखा हुआ होता है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ कितनी है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई ओबीसी का है, जैसे मान लीजिए कोई SC ST का है, ठीक है, SC ST का कट ऑफ मान लीजिए 70 परसेंटाइल है, ठीक है। ओबीसी का कट ऑफ मान लीजिए 90 परसेंटाइल है, ठीक है। EWS के लिए कट ऑफ मान लीजिए 92 परसेंटाइल है, ठीक है। और जनरल के लिए मान लीजिए 94 परसेंटाइल है, ठीक है। तो ये जो परसेंटाइल, ये जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो है ये किसके लिए है, ये एडवांस के लिए है। मतलब जब आपने मेंस का पेपर दिया, मेंस के पेपर देने के बाद आपकी कैटेगरी के हिसाब से अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, जैसे आप मान लीजिए ओबीसी हो, और ओबीसी होने के साथ साथ आपके जेईई मेंस में 90 परसेंटाइल या उसके ऊपर आए हैं, तो आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो तभी, नहीं तो आप नहीं। मान लीजिए आपने जेईई मेंस दिया, ठीक है, और आपके 89 परसेंटाइल बने, तो ये तो क्राइटेरिया आपके फुलफिल हुई नहीं। जब ये फुलफिल नहीं हुई तो आप एडवांस नहीं दे सकते। फिर आपको मेंस में जो आपकी रैंक बनी होगी उस परसेंटाइल पर, उसके बिहाफ पे आपको जो कॉलेज मिलेगा वो लेना होगा। एडवांस के बिहाफ पे फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्राइटेरिया भी फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। मेंस एग्जाम होने के बाद ये सर्कुलर आता है कि कौन से कैटेगरी के लिए कितना कट ऑफ जाने वाला है, ये पहले नहीं आता, ठीक है। आपने एग्जाम दे दिया, आपका एग्जाम हो गया, तभी आएगा। फिर आपकी जब रिजल्ट आएगी, फिर आपको उससे मैच करना होगा कि मैं इस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर आप करोगे तो एडवांस दोगे, अगर आप नहीं करोगे तो एडवांस नहीं दोगे, ठीक है। इसका मतलब एडवांस देने के लिए मेंस देना कंपलसरी है। इसलिए स्टार्टिंग में जब मैंने लेवल 1 और लेवल 2 जो बताया था, वो इसलिए ही बताया था। अगर आप मेंस देते हो, मेंस देने के बाद लेवल 1 तो हो गया मेरा मेंस देने के बाद अगर आप इस क्राइटेरिया के अंदर हो, इसको फुलफिल करते हो, तो आप एडवांस दोगे, मेंस और एडवांस। अगर आप इसके बाहर हो, इससे कम आपकी परसेंटाइल आई है, तो आप एडवांस नहीं दे सकते, ठीक है। फिर आपको मेंस के हिसाब से आपकी फिर जो रैंक आई होगी, उस रैंक के बिहाफ पे आपको जो कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये थी मेरी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जेईई मेंस और जेईई एडवांस के बारे में। तो अब लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस मिलते हैं। तो अगर आप मेंस को क्लियर करते हो, ठीक है, मेंस को क्लियर करते हो, तो जेईई मेंस को क्लियर करते हो, तो इसके बिहाफ पे आपको, इस जेईई मेंस में आपकी रैंक आई होगी, उस रैंक के बिहाफ पे आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे। तो इसमें आपको मिलते हैं NITs, IIITs, GFTI मतलब गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेज का अपना सेपरेट एग्जाम होता है, बट मैक्सिमम कॉलेज आपको जेईई मेंस के बेसिस पे मिल जाता है, ठीक है। अगर आप मेंस क्लियर करते हो तो आपके रैंक के हिसाब से टॉप टू बॉटम आपको ये सारे कॉलेजेस मिलते हैं, ठीक है। मतलब इतना आपके पास ऑप्शन है, इसमें से आपको जो बेस्ट लगता है, अगर उस कैटेगरी के अंदर आप फॉल कर रहे हो तो आप वो कॉलेज चूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, जेईई एडवांस में फिर कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं। जेईई एडवांस में इसमें तो टॉप का कॉलेज है मेरा IIT, ठीक है, IIT। मतलब अगर आपको IIT जाना है तो आपको जेईई एडवांस क्लियर करना होगा, ठीक है। और एक और कॉलेज है IISc बैंगलोर,
ये कौन सा कॉलेज है? ये एक रिसर्च कॉलेज है। अगर आपको रिसर्च करना है किसी भी फील्ड में तो आप यहाँ पर जा सकते हो। ये रिसर्च के लिए स्पेशलिस्ट ये कॉलेज है। पूरे भारत में ऐसा एक ही कॉलेज है, बहुत टॉप का कॉलेज है। ये भी आपको यही एडवांस के बेसिस पे मिलता है, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट एग्जाम भी होता है, इस कॉलेज के लिए एक अलग एग्जाम भी होता है, बट अगर वो नहीं आपको देना है तो आप ये एडवांस के बेसिस पे भी एग्जाम दे सकते हो और ये कॉलेज ले सकते हो। तो एडवांस में मेरे पास 2 कॉलेज है, IIT और IISc बेंगलोर। इसमें आपके ये एडवांस में जितने रैंक आते हैं उस रैंक के बिहाफ पे आपको टॉप टू बॉटम IIT मिलती है। अच्छी रैंक आएगी तो अच्छी IIT, और अच्छी रैंक आई तो अच्छी IIT में अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। थोड़ा रैंक कम आ गया तो लोअर IIT मिलेंगे। तो इस तरह से आपको मिलता है। मतलब अगर आपको IIT जाना है तो आपका ये एडवांस क्लियर होना चाहिए। नहीं क्लियर होगा तो आप IIT नहीं जा सकते। और मेंस क्लियर होता है आपका तो NITs, IIITs, GFTI, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज और कुछ प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो हमने आप कॉलेजेस को भी कवर कर लिया। तो ये थी आज की मेरी पूरी वीडियो। इसमें हमने एग्जाम पैटर्न के ऊपर बात करा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करा, डेट्स के बारे में बात करा, एग्जाम के लिए कौन कौन एलिजिबल है उसके बारे में बात करा, और कौन से एग्जाम को क्लियर करके कौन से कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो उसके बारे में बात करा। तो आज की वीडियो को फिर यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।